वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हब। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 15 से संबंधित कुछ बातें जो हैं वो शेयर की थी आप लोगों के साथ। इस वाले चैप्टर में या इस वाली क्लास में हम उससे आगे की कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 15 तक बात कर ली थी। इस वाली क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं आर्टिकल 16 के ऊपर। अनुच्छेद 16 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न बनता है वो आपका यही बनता है कि आर्टिकल 16 में आखिर है क्या, इसकी हेडिंग क्या है। तो आर्टिकल 16 की जो हेडिंग है वो है लोक नियोजन में अवसरों की समानता। लोक नियोजन के अंतर्गत अवसरों की समानता, इस प्रकार की हेडिंग के साथ जो है वो आर्टिकल 16 हमारा शुरू होगा। तो हालांकि हमारा समानता का अधिकार ही वर्तमान में कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और समानता के अधिकार में आर्टिकल 16 के अंतर्गत बात चल रही है और उस पर हम बात कर रहे हैं लोक नियोजन में अवसरों की समानता। तो जब हमने बात की थी समानता जैसे शब्द को लेकर या अवसर की समानता को लेकर, तब मैंने आपको बताया था कि संविधान के शुरुआत में जब हमने प्रस्तावना पढ़ी थी तो उस प्रस्तावना में भी अवसरों की समानताएं वर्णित थी। और अब जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी हमने अवसरों की समानता जो है वो देखने को मिल रही है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो अपने इक्वल लेके चलने हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 16 भी है जो टोटल 5 अनुच्छेदों में, टोटल 5 धाराओं में जो है वो बटा है, और हर एक धारा पर हम जो है वो बिल्कुल बारीकी से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 16 के ऊपर बात कर लेते हैं कि धारा 1 के ऊपर इसमें लिखा है कि लोक नियोजन में सभी नागरिकों को अवसरों की समानता होगी। सभी नागरिकों को अवसरों की समानता होगी। अवसरों की समानता होगी। तो इस प्रकार के कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ स्टेटमेंट के साथ शुरू होता है हमारा आर्टिकल 16 का भाग पार्ट। क्लियर यहाँ तक? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ जिस शब्द पर हमने गौर करनी है वो है नागरिक। तो हमने आर्टिकल 14 पढ़ा व्यक्ति, आर्टिकल 15 पढ़ा नागरिक, आर्टिकल 16 पढ़ा उसमें भी नागरिक शब्द, यानी कि अभी तक आर्टिकल 15 और 16 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जहाँ नागरिक शब्द उल्लेखित है, और यहीं से ही हमारे प्रश्न जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके नेक्स्ट धारा के बारे में। और नेक्स्ट धारा है अनुच्छेद धारा 2। धारा 2 के अंतर्गत लिखा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ, ध्यान से सुनना, यहाँ भी जिस शब्द का जिक्र आया है वो है नागरिक। किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश जैसा शब्द भी यहाँ लिखा हुआ है, मूल वंश और लिंग, ये 5 तो ऐसे शब्द थे जो आर्टिकल 15 में भी लिखे हुए हैं, और उसके अलावा मित्रों 2 और ऐसे शब्द हैं जो अब की बार बिल्कुल लेटेस्ट हैं, इसमें हमें देखने को मिलेंगे। और उनमें से एक शब्द है निवास और एक शब्द है आपका उद्भव। तो निवास और उद्भव जैसी टोटल 7 आधार हैं जिनके आधार पर हम किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, या किसी भी नागरिक को लोक नियोजन में जो है वो इन आधारों पर वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की कुछ स्टेटमेंट के साथ शुरू होगा आर्टिकल 16 की धारा 2। तो ध्यान से सुनना, जहाँ 15 की धारा 1 और 2 में टोटल 5 आधार थे, वहीं यहाँ 2 आधार जो हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट आ गए हैं। ये भी आपने क्लियर रखना है। चलिए तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 16 में केवल 2 ही प्रारंभिक धाराएं ऐसी हैं जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत काउंट होंगी। बाकी के जो 3 धाराएं हैं, जो धारा 3 जो हैं, और जो धारा 4 है, और जो धारा 5 है, वो धाराएं जो हैं वो इनका अपवाद हैं, इस अनुच्छेद का अपवाद मानी जाती है।
तो क्या है उन धाराओं में वो भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 3 के ऊपर। धारा 3 में लिखा है राज्य, ध्यान से सुनना, लिखा है कि राज्य लोक नियोजन में, राज्य लोक नियोजन में, राज्य लोक नियोजन में या लोक नियोजन के अंतर्गत निवास की अर्हता, निवास की अर्हता भी आरोपित कर सकता है, निवास की शर्त भी मित्रों लगा सकता है। तो ध्यान से सुनना, मैं यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्टिकल 2 में, धारा 2 में लिखा है कि साहब निवास आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वहीं यहाँ लिखा है कि निवास की शर्त भी आरोपित की जा सकती है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट भी ध्यान से सुनना, क्लियर। वहाँ जब ऐसे स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आएंगे तब ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अगर क्लियर हुए तब जाके आपको आंसर जो है वो सही मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले आर्टिकल, अगली धारा 4 के तहत। इसके अंतर्गत लिखा है कि राज्य सामाजिक, राज्य सामाजिक तथा शैक्षणिक, राज्य सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से, और वर्तमान में एक बिल्कुल नया शब्द जोड़ दिया है और वो क्या है, आर्थिक। हाँ, इस पर मैं रुक के बात करूँगा। राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, ऐसा यहाँ लिखा है। तो दूसरी तरफ वो लिख रहा है कि जब जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और वहाँ लिख रहा है कि विशेष जातियाँ जो हैं, विशेष वर्ग जो हैं, उनको हम कुछ स्पेशल जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। अब आर्टिकल 16 की धारा 4 के बारे में फुल्ली डीपली हमने डिस्कस करनी है, तो तैयार हो जाइए। तो आर्टिकल 16 की धारा 4 के ऊपर जो है वो हम अब बात करने वाले हैं। तो हुआ क्या मित्रों, एक और अनुच्छेद है जिस पर हम पैरेलल रूप से जो है वो दोनों ही अनुच्छेदों को डिस्कस किया जाएगा। एक और आर्टिकल है हमारे संविधान का और वो अनुच्छेद है 340, आर्टिकल 340 जो है उसके संदर्भ में कुछ विशेष बातें हमें जाननी जो है वो यहाँ जरूरी है, वो हमें यहाँ जो है वो बातें जाननी जरूरी है मित्रों। अब हुआ क्या, आर्टिकल 340 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 340 में हमारे देश के राष्ट्रपति को ये पावर सौंप रखी है। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह भारत के अंदर एक अन्य पिछड़ा आयोग, ध्यान से सुनना, एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो गठित कर सकता है, आयोग जो है वो गठित कर सकता है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो गठित कर सकता है, क्लियर। आर्टिकल 340 का सहारा लेते हुए राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति के द्वारा 1953 में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था जिसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया था। और इस पिछड़े वर्ग की अध्यक्षता की थी, इस पिछड़े वर्ग के आयोग की जो अध्यक्षता की थी वो की थी काका कालेकर के द्वारा, काका कालेकर के द्वारा। तो इसे काका कालेकर आयोग का नाम भी दिया गया था। 1.5-2 साल तक इस आयोग ने जो है वो अपनी जांच की और जांच के बाद रिपोर्ट जो है वो तत्कालीन सरकार को पहुंचाई, लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई खास कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। अब उसके बाद में क्या हुआ मित्रों, 1979 के अंतर्गत मोरारजी देसाई उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और यहाँ आपको पता है जवाहरलाल नेहरू थे। 1979 के अंतर्गत दूसरी बार, द्वितीय बार जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इसी वजह से अब की बार जो आयोग बना उसे कहा गया द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और इस पिछड़े वर्ग की अध्यक्षता की थी बीपी मंडल के द्वारा मित्रों, बीपी मंडल के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे मंडल आयोग का नाम भी दिया गया था। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग या मंडल आयोग दोनों एक ही बात। इसका गठन 1979 में किया गया था। अब इस मंडल आयोग ने क्या किया मित्रों, ग्राउंड में जा करके जो है वो रिपोर्ट की और रिपोर्ट तैयार कर भारतीय सरकार को, भारत गवर्नमेंट को जो है वो सौंप दी। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 50% से अबोव जो जनता है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है और उनके लिए जो है वो हमें एक नया वर्ग, ओबीसी वर्ग बना करके
उनके लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, ऐसी सिफारिशें दी थी। क्लियर। अब लेकिन इनकी जो सिफारिशें हैं उनको उस समय जो है वो लागू नहीं किया गया। इसके लगभग 11 साल बाद 1990 के अंतर्गत सरकार चेंज होती है और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वीपी मंडल की उस बात को स्वीकारा और भारत में पहली बार ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की नौकरियों में। क्लियर। और वीपी सिंह के द्वारा ओबीसी वर्ग को टोटल 27% आरक्षण दिया गया। टोटल कितना? 27% आरक्षण। अब हुआ क्या मित्रों, ओबीसी को आरक्षण देने से पहले भी आरक्षण प्रचलित था। एससी और एसटी को आरक्षण जो है वो दिया जा रहा था। एससी के लिए 15% और एसटी के लिए लगभग 7 या 7.5% तक, रफली एक आइडिया ले लो कि एससी के लिए 15% और एसटी के लिए लगभग इसका हाफ कर लेते हैं 7.5%। तो इस प्रकार 1990 में टोटल ये जो आरक्षण व्यवस्था थी ये 49% या लगभग 50% तक पहुंच चुकी थी। 49.5 थी, लगभग 50 मान लेते हैं। तो 50% सीटें अब रिजर्व रहने लगी और 50% सीटें अब अनरिजर्व या जनरल के लिए जो हैं वो छोड़ दी गई। अब हुआ क्या, यहाँ तक तो सब ठीक था। अब उसके बाद 1991 के अंतर्गत, ये आप क्रोनोलॉजी जो है वो थोड़ी सी चेक कर लेना कि किस प्रकार की क्रोनोलॉजी यहाँ बन रही है। 1991 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। अब नरसिम्हा राव के द्वारा, ध्यान से सुनना, यहाँ से फैक्ट जो है वो शुरू होंगे। नरसिम्हा राव के द्वारा यहाँ आर्थिक आधार पर, ध्यान से सुनना किस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आर्थिक आधार पर 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया। 10% एक्स्ट्रा आरक्षण जो है वो दिया गया था मित्रों। और हाल ही में आपको पता है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा भी आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया है। क्लियर। अब क्या हुआ, जैसे ही ये 10% आरक्षण हुआ तो आरक्षण की टोटल जो लेवल है, जो सीमा है, वो 50% को क्रॉस कर गई, वो लगभग 60% हो गई, है ना। अब इस बात को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया और सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत एक केस बना और उस केस का नाम है इंदिरा साहनी। ध्यान से सुनना, केस का नाम है इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से बड़ा ही प्रचलित केस जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो है वो पेश किया गया। और इस केस जो कि 1992 में प्रारंभ हुआ था, इस केस का संबंध आर्टिकल 16 की धारा 4 से, ये 4 से जुड़ गया था। क्लियर। अब इस केस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए थे मित्रों। ध्यान सुनना, कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए थे। अब निर्णय दिए जाने के संदर्भ में जब बात करेंगे तो सबसे पहला निर्णय यही दिया था कि 10% ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है उसको सर्वोच्च न्यायालय ने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उस समय धारा 4 के अंतर्गत आर्थिक जैसा कोई शब्द था ही नहीं। मैंने वहाँ राउंड मार दिया था, अगर आपने चेक किया तो मैंने वहाँ लिखा ही नहीं था। वहाँ 2 ही शब्द थे उस समय 1992 में, एक सामाजिक और दूसरा शैक्षणिक, यानी कि इन्हीं 2 आधारों पर ही आरक्षण मिलेगा, जबकि नरसिम्हा राव ने आर्थिक आधार पर दिया रखा था। क्लियर। अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया साहब, उस आर्थिक शब्द को वहाँ जोड़ा और फिर आरक्षण को 60% कर दिया। अब जब संविधान में वो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे नकार नहीं सकता, इसलिए वो जायज़ है। क्लियर। वो बात की बातें हम वापस आते हैं अपने इसी चैप्टर पर। तो मैं एक बार ये इरेज कर देता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए। साफ कर दें। अच्छी ताज़ी सब्जी हुई। तो चलिए, समय बचाया आपका, साफ कर दिया इसे। चलिए
अब क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो हम बात कर रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों के ऊपर, उन जजमेंट के ऊपर। तो निर्णय में क्या हुआ मित्रों, सबसे पहला निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने यही दिया कि ये जो आपने नरसिम्हा राव ने ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है सिटीजन्स को, नागरिकों को, ये गलत है, ये नहीं होगा। क्यों? संविधान में नहीं लिखा हुआ था। दूसरी बात ये कि केवल असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ध्यान से सुनना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये हल्के से शब्द जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। केवल असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50% को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। यानी कि मैक्सिमम आरक्षण कितना मिल सकता है? 50%। लेकिन क्या हमेशा 50% ही मिलेगा? नहीं, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो इस फर्क के ऊपर आपका प्रश्न जो है वो बन सकता है कि क्या आरक्षण की अधिकतम सीमा केवल 50% ही हो सकती है अथवा उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट सही होगी मित्रों, और वो भी कब बढ़ाया जाएगा? असाधारण परिस्थितियों को के अंतर्गत। दो स्टेटमेंट यहाँ, दो निर्णय हो गए हमारा। तीसरा, आरक्षण की बात करी तो कह दिया साहब ये जो आप आरक्षण दे रहे हो, चलो दो, कोई बात नहीं, ये जो नौकरियों में आरक्षण आपको मिल रहा है, ये आरक्षण जो है ये केवल और केवल नियुक्तियों तक ही सीमित रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी जजमेंट में कहा कि साहब आरक्षण जो है वो केवल और केवल कहाँ तक मिलेगा? नियुक्तियों तक मिलेगा, यानी कि पदोन्नति में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये जो आप पदोन्नति करोगे, जो प्रमोशन दोगे, उस प्रमोशन में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। तब योग्यताओं के आधार पर प्रमोशन मिलेगा, न कि आरक्षण के आधार पर। सर्वोच्च न्यायालय की मैं जजमेंट बता रहा हूँ, पहले हम बात करेंगे जजमेंट को, फिर हम बात करेंगे उन जजमेंट के विरोध में संसद ने क्या क्या काम किया या उन जजमेंट के आधार पर। क्लियर? और चौथी स्टेटमेंट ये दी कि ये जो आप आरक्षण को फिल करने के लिए, आरक्षण के अंतर्गत जो सीटें फिल करोगे और उन सीटों के फिल करने के संबंध में जो बैकलॉग रहेगा और उन बैकलॉग द्वारा जो खाली सीटें आप फिल करोगे, मैं आपको बैकलॉग का कॉन्सेप्ट बता दूंगा। बैकलॉग द्वारा जो भी आप खाली सीटें भरोगे तो उन खाली सीटों में भी आरक्षण, उन बैकलॉग के अंतर्गत भी आरक्षण 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। क्लियर? और पांचवें स्टेटमेंट के रूप में ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की साहब एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक नेशनल लेवल पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो समय समय पर ये सिफारिशें देता रहे कि कौन सी जातियां ऐसी हैं जिनको पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए और कौन सी ऐसी जातियां हैं जिन्हें पिछड़े वर्ग में या जो है उनसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। तो उस प्रकार के 5 जो हैं वो हमें मेन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देखें। अब बात करते हैं कि इन निर्णयों के संबंध में हमारी सरकार या उस समय की सरकार के द्वारा क्या क्या जो है वो प्रावधान या प्रयास जो है वो किए गए। क्लियर? तो चलिए, अब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहली स्टेटमेंट सरकार ने वो कैंसिल कर दिया कि चलो कोई बात नहीं। सेकंड स्टेटमेंट, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि साहब असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50% क्रॉस नहीं करेगी। मान लिया साहब, लेकिन क्या हुआ 76वां संविधान संशोधन हुआ था 1995 में। इस केस के जस्ट बाद में 1995 में 76वां संविधान संशोधन हुआ था और उस क्षेत्र में संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ मित्रों, तमिलनाडु के अंदर, ध्यान से सुनना, तमिलनाडु के अंदर जो है वो आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया, 69%, लगभग 70% तक आरक्षण कर दिया। तो भारत का एकमात्र राज्य है मित्रों, ये प्रश्न बना हुआ है पहले, भारत का ऐसा एकमात्र राज्य है जहां आरक्षण की सीमा 50% से भी अधिक है, और वो एकमात्र राज्य कौन है, तमिलनाडु। इसी केस के निर्णय के संबंध में ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं, तो इनको जोड़ कर पढ़ लेंगे।
तो इस सेकंड वाली स्टेटमेंट के जस्ट बाद में ये रिजल्ट के रूप में आया। क्लियर, इसको सेकंड लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो बचा रहे। यहाँ लिख देते हैं 69%। अब तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि साहब ये जो नियुक्तियों में आप आरक्षण दे रहे हो वो तो ठीक है, जायज़ है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। तो संसद ने इसी बात को जोड़ दिया हमारे अनुच्छेद 16 की धारा 4 के अंतर्गत भाग क में। एक क नाम करके एक और उपधारा जोड़ दी गई और उस उपधारा के अंतर्गत जस्ट इसके ऑपोजिट बात जो है वो लिख दी गई और उसमें लिख दिया कि राज्य जो हैं वो एससी और एसटी, ध्यान से सुनना, केवल एससी और एसटी के लिए पदोन्नति में, प्रमोशन में भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। पदोन्नति में भी एससी और एसटी को आरक्षण मिल सकता है, ऐसा प्रावधान 16(4) क के अंतर्गत कर दिया गया। और इसको जोड़ने के लिए एक संविधान संशोधन होना ही है, और वो संशोधन जस्ट इसके बाद वाला 77वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 1995 में, इसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट या फिर ये स्टेटमेंट जो है वो जोड़ दी गई। क्लियर। चलिए, अब फोर्थ जजमेंट के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि साहब बैकलॉग द्वारा रिक्तियां जब आप भरोगे तो उसमें भी आरक्षण 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। संसद ने इस बात के ऑपोजिट में भी एक और स्टेटमेंट जो है वो भारतीय संविधान में शामिल कर दी 16(4) ख के रूप में, और लिख दिया कि राज्य जो है, या फिर सीधी बात लिखो कि बैकलॉग द्वारा रिक्तियों को भरते समय या नियुक्तियां देते समय आरक्षण की सीमा जो है वो 50% को क्रॉस कर सकती है। मित्रों, जस्ट इसके ऑपोजिट वाली स्टेटमेंट जो है वो संविधान में लिख दी गई। अब जब वो चीज़ संविधान में लिख दी गई तब सर्वोच्च न्यायालय उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं कर सकता। क्लियर। और इस स्टेटमेंट के संबंध में जो है वो 1993 में भारत में पहली बार प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, और वर्तमान में भी जो है ये आयोग जो है वो अपना काम भली भांति कर रहा है। तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट और ये थे इनके रिजल्ट के रूप में। क्लियर। अब बात कर लेते हैं साहब, ये जो आर्टिकल नया हमने जोड़ा था या फिर मैं कहूँ संसद ने जोड़ा था, इसके लिए संशोधन था 81वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 2000 में। इसके द्वारा ये बातें भी बाद में जोड़ दी गई थी। यहाँ तक क्लियर। तो अब हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट में और बदले में संविधान में क्या क्या नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। चलिए थोड़ी सी और बातें जो हैं वो भी कर लेते हैं, और वो बात है कि साहब बैकलॉग क्या होता है। तो बैकलॉग का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से करवा दूंगा, और फिर जो है वो कभी भी आपको किसी भी प्रकार की बैकलॉग से संबंधित कॉन्सेप्ट पर दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। हालांकि बैकलॉग की क्या कॉन्सेप्ट है इस बारे में कोई प्रश्न बनेगा नहीं मित्रों, सीधी सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं। बट फिर भी जो हम लिख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उसका मूल क्या है वो हमें पता होना चाहिए, उसका भावार्थ क्या है, ताकि हमें रटना ना पड़े कोई भी चीज़ को। और एटलीस्ट हम जो हैं वो भावी नागरिक हैं हमारे समाज के, और अगर हमें ही एजुकेटेड होकर ये चीज़ें नहीं पता होगी तो किसे पता होगी। कोई बाहर से विदेशी तो आकर हमें सिखाने वाला है नहीं। तो मैं बैकलॉग का एग्जांपल बता रहा था। हुआ क्या मित्रों कि मान लो कोई ऐसी जॉब है जिस पर 1000 वैकेंसीज जो हैं वो गवर्नमेंट ने, चाहे सेंट्रल स्टेट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्जांपल है, गवर्नमेंट ने निकाली 1000 वैकेंसीज। क्लियर। अब उन 1000 वैकेंसीज को जो हैं वो सीट, उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जो रिजर्व रखी जाएंगी, श्योर हो, ये भी आप भी, है ना। कुछ सीटें जो हैं वो ओबीसी के लिए रखी जाएंगी, कुछ सीटें जो हैं वो एससी के लिए रखी जाएंगी, और कुछ सीटें एसटी के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, और बाकी की जनरल के लिए। क्लियर। अब मान लो भी ओबीसी को 27% आरक्षण है, तो 27 के हिसाब से 1000 का निकालेंगे तो 270 सीटें रिजर्व है ओबीसी के लिए, और एससी के लिए 15% आरक्षण है तो 150,
मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। और एसटी के लिए 7.5 है, तो 75 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं। क्लियर। अब साहब वैकेंसी निकली, एग्ज़ाम की तारीख आई, तारीख में एग्ज़ाम में जो है वो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, पास आउट हुए, रिजल्ट आया और ज्वाइनिंग हुई। अब ज्वाइनिंग में क्या हुआ मित्रों, जो 270 सीटें रिजर्व की गई थी उनमें से 250 सीटें ही जो हैं वो फिल हो पाई, 250 सीटें ही भर पाई है, 20 सीटें खाली रह गई, 20 सीटें जो हैं वो खाली रह गई। इसी प्रकार यहाँ भी जो हैं वो 110 सीटें जो हैं वो ही फिल हो पाई, 40 सीटें यहाँ भी खाली रह गई। और यहाँ बात करें तो यहाँ केवल 50 सीटें ही फिल हो पाई हैं और 25 सीटें यहाँ भी रिक्त हो गई हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ कि यहाँ 25 सीटें जो हैं वो रह गई, यहाँ 40 सीटें रह गई और यहाँ 20 सीटें रह गई। क्लियर। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, एग्जाम्पल के तौर पर अगले साल उसी गवर्नमेंट ने उसी पद को लेकर फिर से एक भर्ती निकाली और अब की बार भी सीटें 1000 ही रखी, है ना। अब उन 1000 में कुछ सीटें ओबीसी के लिए, कुछ सीटें एससी के लिए और कुछ सीटें एसटी के लिए रखी जाएंगी। ओबीसी के लिए 270, एससी के लिए 150 और एसटी के लिए 75, इस प्रकार की सीटें। और ओवरऑल जो है ये टोटल आएगा आपका 59, है ना, भी लगभग 500, आधा जो है वो आधे से कम जो है वो सीटें रिजर्व है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था। क्लियर। अब बैकलॉग क्या होता है मित्रों, ये वाली जो सीटें पिछली वैकेंसीज में रह गई थी इनको आगे लेके आओ, अगली वैकेंसी में लेके आओ और यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ते हैं मित्रों। तो यहाँ कितनी जुड़ेगी 20, यहाँ कितनी सीटें खाली रह गई थी 40, यहाँ कितनी रह गई थी 25। तो अब टोटल ओबीसी के लिए कितनी रिजर्व होंगी 290, यहाँ 190 और यहाँ 150, सॉरी 100। तो अब अगर हम आंकड़ा निकालें तो 085। अब आंकड़ा देखिए मित्रों आप, 58 लगभग 580 सीटें अब रिजर्व हो गई हैं, अब आरक्षित हो गई हैं। और अगर इसका हम परसेंटेज निकालें तो अब रेशियो जो है वो आरक्षण का हो गया 58%, यानी कि 50% से ज़्यादा हो गया। तो जब हमने बैकलॉग द्वारा रिक्तियों को भरा तब आरक्षण 50% को क्रॉस कर गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि साहब ये क्रॉस नहीं करना चाहिए और 16(4) अनुच्छेद 16 की धारा 4 का पार्ट ये कहता है कि सरकार इसे भी क्रॉस करवा सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये था मित्रों बैकलॉग के बारे में। क्लियर। चलिए, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। एक लास्ट हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 की धारा 5 के बारे में। 16 की धारा 5 सिंपल सा है, उसमें लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो किसी विशेष पद के लिए, किसी विशेष पद की नियुक्ति के संबंध में किसी विशेष धर्म के प्रति उदारता व्यक्त कर सकता है, उदारता दिखा सकता है। यानी कि किसी विशेष धर्म, किसी विशेष पद के लिए किसी विशेष धर्म का व्यक्ति ही हमेशा नियुक्त होगा, ऐसी सरकार जो है एक पॉलिसी भी ला सकती है। तो ये आर्टिकल 16 की धारा 5 में लिखा हुआ है, जो कि आर्टिकल 16 की धारा 2 का अपवाद है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और यहाँ कह रही है कि धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो यह था एक छोटा सा हमारा एक प्रयास। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। थैंक यू।